नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, गत मई के महीने में जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे और इसके अंदर टीएमसी की ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी, जिसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बंगाल में एक नरसंहार की घटना शुरू हो गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल कई दिनों तक आग में जल रहा था, या फिर यूं कहें कि पश्चिम बंगाल का हिंदू आग में जल रहा था। दरअसल चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के गुंडे राज्य के अंदर बेकाबू हो गए थे और वो आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे थे, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे थे, हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे थे और इसी वजह से तो हजारों हिंदू रातों रात बंगाल छोड़ने पर मजबूर भी हो गए और ये लोग असम के अंदर शरण लेकर रह रहे थे। लोकतंत्र की हत्या सरेआम की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मुद्दे पर ना तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोई कदम उठाए, ना ही वहां की पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की, जिसके बाद केंद्र सरकार को मजबूरन इस मुद्दे पर उतरना पड़ा था और उसने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बैठाई हुई थी, जिसने अब पश्चिम बंगाल के पूरे घटना की रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दी है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि यह रिपोर्ट 63 पेजों की है। साथ ही इसी बीच मानवाधिकार की टीम ने भी ममता सरकार की एक बड़ी पोल खोल कर रख दी है। अब क्या है ये पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलेगा। और सिर्फ यही नहीं, मई के महीनों में बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए केंद्र सरकार को ममता बनर्जी पर या टीएमसी पर क्या फैसले लेने चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में प्रदेश में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया गया है। साथ ही इस बात पर गौर करवाया गया है कि 2 मई 2021 की रात से राज्य के अलग अलग शहरों और गांवों में हुई हिंसा केवल एक पार्टी को वोट न देने वालों के साथ हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट में बताया है कि राज्य के बड़े माफिया और क्रिमिनल, जिनके खिलाफ बंगाल में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इससे साबित होता है कि यह एक राजनीतिक बदला लेने का प्रयास किया गया था। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हिंसा में सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन्होंने अपना वोट एक निश्चित पार्टी को नहीं दिया। ऐसे ही लोगों के घर जलाए भी गए, तोड़फोड़ हुई और उनकी लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं भी की गई। हिंसा के दौरान उन लोगों को टारगेट किया गया जो रोजी रोटी के लिए हर रोज कमाते और खाते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि राज्य में न केवल हिंसा हुई, बल्कि लोगों को इतना ज्यादा डराया गया कि कोई भी पुलिस से शिकायत ना करे। साथ ही पुलिस ने भी पीड़ितों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी, बल्कि उसके बदले उन्होंने भी उन्हें डराया धमकाया और उनसे उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड जबरदस्ती ले लिए गए। उनसे कहा गया कि वह एक विशेष राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट देना बंद करें। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इस रिपोर्ट के बाहर आ जाने के बाद न सिर्फ ममता बल्कि उनकी पूरी पार्टी की हकीकत सबके सामने आ चुकी है। हालांकि यह हकीकत तो सबको पहले से ही मालूम थी और नमो भारत न्यूज भी आपको बहुत समय से इस बारे में बताता हुआ आ भी रहा था, लेकिन उस समय देश के अंदर कुछ बुद्धिजीवी लोग यह कह रहे थे कि सबूत कहां है, सबूत कहां है, और अब यह सबूत सामने आ चुका है। बता दें कि बंगाल हिंसा मामले की सच का पता लगने के बाद बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपी है। इसमें बंगाल सीएम को राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम बताया गया और यह भी बताया गया कि उन्हें कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री भी मिली है। कमेटी के सदस्यों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 63 पेज की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टीम पश्चिम बंगाल गई थी, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियो एनालिसिस कर इसे तैयार किया गया। इतना ही नहीं, यह टीम ग्राउंड पर भी लोगों से मिली। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब राज्य के हालात की पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्योंकि इस समय ना ही बंगाल में कानून व्यवस्था है, ना ही विकास। टीएमसी के गुंडे आए दिन वहां की आम जनता को परेशान करते हैं और पुलिस और सरकार दोनों ही मूक होकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रही है, तभी तो उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। तो क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? यह आप कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अब ऐसा भी हो सकता है कि देश के कुछ बुद्धिजीवी जो लोकतंत्र की कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं, वो ये कहने लग जाएं कि रिपोर्ट तो भाजपा ने अपने मन से तैयार करवाई है, और ऐसा भी हो सकता है कि खुद ममता बनर्जी भी यही कहने लग जाएं कि इसमें भी कोई केंद्र की साजिश है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जहां पर एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटी ने अपनी इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा, उसके साथ ही बंगाल में गए मानवाधिकार टीम के एक सदस्य ने ममता की पोल खोल दी। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा
भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों के खिलाफ हुई हिंसा का दौरा अभी भी नहीं थमा है। इस दौरान वहां इस तरीके की घटनाएं की जांच करने जाने वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन घटनाओं की जांच के लिए एक टीम गठित की थी। इसी टीम के सदस्य आतिफ रशीद के साथ बंगाल में बदसलूकी हुई है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आए दिन केंद्र पर निशाना साधने वाली दीदी जो ये कहती रहती हैं कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, वो अपने ही राज्य में यह क्या करवा रही हैं? जिस हिसाब का सलूक वहां की जनता के साथ किया जा रहा है, क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या हमारे संविधान में यही लिखा हुआ है कि जो आपके राज्य में जांच करने के लिए आए उसके ऊपर हमला करवा दीजिए? इसीलिए कहते हैं कि जिनके घर खुद कांच के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। वहीं जांच के लिए गए आतिफ रशीद ने बताया कि मैं एनएचआरसी की जांच टीम के सदस्य के नाते जाधवपुर में दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने गया हुआ था। वहां गुंडों द्वारा मेरे साथ अभद्र बर्ताव किया गया। मैंने वहां पर 40 से ज्यादा घर टूटे हुए पाए और उनकी रिकॉर्डिंग की, जिसके बाद ये लोग खुल्लम खुल्ला मुझे भी धमकी दे रहे थे। जब यह घटना मेरे साथ हुई तब स्थानीय पुलिस चुपचाप वहां से गायब हो गई ताकि ये लोग खुलकर मेरे साथ बुरा सलूक कर सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके साथ बदसलूकी करने वाले राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लोग ही थे और यही वो लोग थे जिन्होंने इन घरों को ध्वस्त भी किया था। उन्होंने देखा कि भाजपा समर्थकों के घर जला दिए गए थे और ध्वस्त कर दिए गए थे। भाजपा से जुड़े रहे आतिफ रशीद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनएमसी के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही वो डीयू के सत्यवती कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचते ही जांच टीम को घेर लिया गया और गुंडों ने पत्थरबाजी का भी प्रयास किया। एनएचआरसी के राजीव जैन की अध्यक्षता में यह टीम 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गई हुई थी। इस टीम में एक सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की भी थी। जून 18 को ही कोर्ट ने बंगाल में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए कमेटी गठित करने को कहा था। स्थानीय गुंडे उन्हें कैसे धमका रहे हैं इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। आतिफ रशीद को धमकी देने वालों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। वीडियो में आतिफ रशीद बार बार उन्हें समझा रहे हैं कि वो इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते और वो पीछे हट जाएं। वहीं एक वीडियो में उन्होंने भीड़ से हटकर कैमरे के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे ही स्थानीय लोगों ने उन पर हमला बोला, पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां से गायब हो गई। उन्होंने कहा कि वीडियो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक सबूत के रूप में काम करना चाहिए जो दिखाता है कि किस प्रकार से बंगाल में आतंक का राज चल रहा है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ जाधवपुर में 40 घर जले और ध्वस्त किए हुए मिले, बल्कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 महीने से कोई अता पता भी नहीं है। यानी सीधे तौर पर बंगाल में टीएमसी के गुंडे अपनी धौंस जमा रखी है। फैक्ट फाइंडिंग कम्युनिटी की रिपोर्ट में इसी बात का खुलासा हुआ। उसके बाद मानवाधिकार के सदस्यों ने भी यही बात कही है और मई के समय जो वहां से तस्वीरें आई थी वो तो पूरे भारत ने देखी ही थी। तो क्या अब इन सब के बावजूद भी केंद्र सरकार को ममता बनर्जी से सत्ता नहीं छीन लेनी चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? इस समय केंद्र को जरूरत है कि जिस प्रकार से उसने कश्मीर के हालात को काबू में लाने के लिए वहां पर अपने रवैये को कड़ा रखा, इसी प्रकार से बंगाल में भी सख्त रवैया अपनाया जाए, वरना एक दिन बंगाल भी कश्मीर बन जाएगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।